हेलो बच्चों। तो दीपावली कैसी गई आप सभी की? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी गई होगी। तो सेलिब्रेट किया? हाँ, इस बार दीपक थोड़े ज़्यादा जला लेना, पटाखे कम जलाए होंगे तो दीपक ज़्यादा जला लेना, ठीक है। चलिए तो वीडियो चालू करते हैं बच्चों। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आज हम एक नया टॉपिक और देखा जाए तो आरबीएससी के हिसाब से बोर्ड में आने लायक पहला टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं। ये है बच्चों लेंस मेकर समीकरण। क्या पढ़ेंगे अपन? लेंस मेकर समीकरण और लेंस मेकर इक्वेशन। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसे? लेंस मेकर इक्वेशन बोलेंगे, है ना। इससे पहले अपन थोड़ा बहुत लेंस के बारे में समझ लेते हैं। हालांकि मुझे उम्मीद है आप सभी को 10th का लेंस का बेसिक भाग याद होगा, ठीक है। देखो 10th में आपने जो लेंस पढ़े थे ना बच्चों, उनमें आपने गोलीय लेंस की बात कर रहा हूँ मैं। बेलनाकार लेंस भी होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो गोलीय लेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये गोलीय लेंस है। और कौन सा लेंस है? शेप देख करके आप बता सकते हैं कि ये कौन सा लेंस है। हम बोलते हैं उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस में देखो दो भाग है, ये भी उत्तल भाग है और ये भी उत्तल भाग है, तो हम इसे बोलते हैं उभयोत्तल। इसे कौन सा लेंस बोलते हैं? उभयोत्तल लेंस बोलते हैं, जिसके दोनों सरफेस जो हैं S1 और S2 दोनों ही उत्तल हों, बाहर की ओर उभरे हुए हों, इसलिए हम बोलते हैं उभय उत्तल, उभयोत्तल लेंस, जिसे सामान्य रूप से आप उत्तल लेंस बोलते हैं, ठीक। एक जो 10th में आपने पढ़ा था बच्चों कुछ ऐसा पढ़ा था, इसके दोनों भाग अंदर की ओर धसे हुए हैं, इसलिए ये अवतल लेंस था। और दोनों भाग अंदर की ओर है तो इसे हम बोलते हैं उभयावतल। उभयावतल लेंस, ठीक है, जिसे आप सामान्य रूप से अवतल लेंस ही पढ़ते हैं। इसको अगर मैं चेंज करूं तो और कैसे चेंज कर सकता हूं? तो मैं अगर इस लेंस को ऐसा काट दूं, समझना इस चीज को, ऐसा बिल्कुल बीचों बीच से इन दोनों लेंस को ही अगर काट दिया जाए तो क्या होगा? इसका ये इस तरफ वाला भाग देखो तो क्या होगा? एक सरफेस तो उभरी हुई है और दूसरी सरफेस बिल्कुल फ्लैट है होगी, तो हम बोलते हैं एक भाग तो समतल है और एक भाग उत्तल है, इसलिए इसे बोला जाता है समतलोत्तल। समतल प्लस उत्तल का कॉम्बिनेशन है, समतल प्लस उत्तल, समतल उत्तल, ठीक है। फिर इसको अगर आप देखोगे तो इसका एक भाग तो अवतल है और एक भाग बिल्कुल फ्लैट है, तो हम बोलेंगे इसे समतलावतल। क्या बोलेंगे इसे? समतला अवतल। ये तो अवतल और ये समतल, ठीक है, तो ये हो गया समतला अवतल, ठीक है, समतल प्लस अवतल, ठीक है। अब यहां पे ध्यान में रखो, इस भाग का अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या अगर हम देखें या फिर वक्रता केंद्र देखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखें, तो ये गोला कहां की ओर घूम रहा है? ऐसा यू इस तरफ घूम रहा है ना। तो इसका गोला अगर इस तरफ घूम रहा है तो फिर इसका केंद्र कहां होगा? इस तरफ ही तो होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, इसका अगर केंद्र इस तरफ है तो फिर इसकी वक्रता त्रिज्या भी इस तरफ होगी, ठीक है। ये बात अगर मैं इसको बोलूं तो इसका गोला इस तरफ घूम रहा है ऐसा, ठीक, तो फिर इसका वक्रता केंद्र कहां की ओर होगा? तो आंसर है इस तरफ होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना, वक्रता केंद्र किस तरीके से देखा जाएगा। फिर अगर आप इसके लिए देखोगे, इस वाले भाग के लिए इसका वक्रता केंद्र कहां की ओर होगा? तो हमने बोला इसका गोला ऐसा घूम रहा है, यूं घूम रहा है, तो फिर इस तरफ इसका वक्रता केंद्र। इसका गोला देखो, इसका गोला ऐसा घूम रहा है, यूं घूमेगा तो इस तरफ है इसका वक्रता केंद्र, ठीक है। ये ध्यान रखें। हाँ, अगर समतल की बात की जाए तो समतल का वक्रता केंद्र कितना होगा? तो हम बोलते हैं समतल तो एक फ्लैट सरफेस, इसका कोई गोला ही नहीं, इसका गोला नहीं है, तो फिर इसका वक्रता त्रिज्या अनंत होगी। ये बात ध्यान में रखना। इसके लिए अगर r देखा जाएगा ना बच्चों, तो वो कितना लिखा जाएगा? अनंत लिखा जाएगा। ये ध्यान में रखना, ये बेसिक सी बात है, ठीक है। फिर आपने और 10th में क्या पढ़ा था वो और बता देता हूं। आपने ये पढ़ा था कि अगर कोई अवतल लेंस है, समझना इस चीज को, और ये उसका मुख्य अक्ष हो गया, ये बीचों बीच में जो बिंदु होता है उसे हम प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि अगर इसका ये फोकस बिंदु है तो ये फोकस बिंदु इसके लिए F1 है, ठीक है। दो फोकस बिंदु होते हैं, ये बात ध्यान में रखना। तो F1 इस तरफ है तो F2 इस तरफ होगा,
अभी F1 और F2 कैसे देखा जाता है, तो एक बार के लिए ऐसा समझ लीजिए कि प्रकाश की जो किरणें फोकस से चलती हैं या फोकस की ओर चलती हैं, फोकस से चल रही हैं, ठीक है, या फिर फोकस की ओर चल रही हैं, ऐसा भी तो इसको पीछे से ट्रेस करूं तो फोकस की ओर चल रही होंगी, ठीक है। तो फिर लेंस से अपवर्तन के पश्चात वे प्रकाशिक किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखो। तो ये अगर अवतल में भी मैं देखता ना, तो अवतल में क्या होता, फोकस की ओर चलती हुई, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, फोकस की ओर चलती हुई, तो इसका फोकस मैं इस तरफ मानूं तो फोकस की ओर चलती हुई ऐसी, यूं फोकस की ओर चलती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो फिर ये F1 है इसके लिए, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये हमेशा ध्यान में रखो, जो फोकस से चलती हैं प्रकाश की किरणें या फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें गुजरे या फिर गुजरती प्रतीत हो, ठीक है, वो हमेशा मुख्य अक्ष की क्या होती है, समांतर होती है, आप सभी को पता है, ठीक है। एक आपने क्या पढ़ा था, जो प्रकाश की किरण किससे वक्रता प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र को O से प्रदर्शित करेंगे यहां पर, ठीक है, जो प्रकाश की किरणें प्रकाशिक केंद्र से गुजरती हैं वो बिना विचलित हुए ही सीधी निकल जाती हैं, ऐसा, ठीक है। इसमें भी ऐसा जाएगी, यूं विचलित नहीं होती है, उनमें विचलित नहीं देखने को मिलता। हालांकि इसे समझाने का तरीका चेंज होता है, लेकिन आप तो यही ध्यान में रखो क्योंकि अंततः तो फिर यही होने वाला है, ठीक है। चलिए एक ऐसा। दूसरा, जो प्रकाश की किरणें प्रारंभ में मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, वे फोकस से गुजरती हैं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो गुजरेंगी किससे, जिस बिंदु से गुजरेंगी वो फोकस होगा, ये F2 होगा, तो समांतर आती हुई F2 से गुजरेंगी, फोकस से गुजरने वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। आप तो ये F1 और F2 का लफड़ा छोड़ो, आपको तो ये ध्यान में रखना है जो फोकस से गुजर रही हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर होंगी, और जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं वो फोकस से गुजरेंगी, ठीक है। और ये बात ध्यान में रखना, लेंस में समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें तो फोकस से ही गुजरती हैं, या फिर ऊपर और नीचे हो सकती हैं। ऊपर और नीचे कैसे, ये समझना, अगर यही प्रकाश की किरणें, समझना इस चीज को, अगर यही प्रकाश की किरणें ऐसी आई यूं, समांतर ही आ रही है एक दूसरे के, ठीक है, तो फिर कैसे गुजरेंगी, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो हमने बोला ऐसे, ये तो प्रकाश के केंद्र से जा रही थी, इसके ऊपर कोई विचलन नहीं, ये मुड़ जाएगी थोड़ी सी और ये थोड़ी सी ऊपर की ओर मुड़ेगी, काटेंगी ये यहां पर, और जब आप इसको ट्रेस करोगे ना, ऐसा लाइन बनाओगे, तो आपको ये वाला बिंदु हमेशा F मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। तो मतलब जो समांतर आ रही थी ना प्रकाश की किरणें, ये समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें या तो फोकस से गुजरेंगी अगर मुख्य अक्ष के समांतर है, और अगर मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, मुख्य अक्ष से किसी कोण पर आ रही हैं, तो प्रतिबिंब जहां बनेगा वो प्रतिबिंब की पूंछ जो है वो कहां पर होगी, फोकस पर होगी, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। आप हेड और टेल बोलते हो ना, तो टेल कहां होगा, फोकस पर होगा, ध्यान में रखना, ठीक है। ये बात, तो ये बेसिक सी बात थी लेंस की, जो आपने कब पढ़ी थी, आंसर है 10th में पढ़ी थी, ऐसा ही है। चलिए, तो ये बेसिक सा है, मेरे हिसाब से ये आप सभी को आता होगा, तो मैं इसे रब कर देता हूं। अपन चलते हैं लेंस मेकर समीकरण में। लेंस मेकर समीकरण को पढ़ने से पहले आपको प्रीवियस वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। अरे प्रीवियस कौन सा बच्चों, वो हैप्पी दीपावली वाला नहीं भाई, उसे तो तुमने खूब देखा है, मतलब इतना तो मेरा कोई वीडियो नहीं देखा गया 10 घंटे के अंदर जितना तुमने हैप्पी दीपावली वाला वो 1 मिनट का वीडियो देखा, सबने पूरा देखा है वो। अरे ऐसे वीडियो बनाऊंगा मैं, फिजिक्स पढ़ाकर छोड़ने से वैसी वीडियो बना देता हूं, क्योंकि तुम देख तो वही रहे हो। ओके, ठीक है। चलिए, तो लेंस मेकर समीकरण पढ़ने से पहले आपको कौन सा वीडियो देखना है, किसी भी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन वाला जो वीडियो है वो आपको देखना पड़ेगा। मैंने उस वीडियो में एंड में एक पॉइंट के लिए डायग्राम बनाया था,
सिर्फ और सिर्फ एक बच्ची है, मैंने कहा था ना सब नहीं करेंगे उस डेरिवेशन को, गिने चुने ही बच्चे करेंगे, और उनमें से सिर्फ एक ही बच्ची थी, रिंकू चौधरी। उसने वो डेरिवेशन पूरा कंप्लीट किया बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है, और मेरे को बताया, मेरे को फ़ोटो सेंड की। मेरे को बहुत खुशी मिलती है बच्चों जब कोई चीज़ मैं बीच में छोड़ देता हूँ और ये बोल देता हूँ कि हाँ आप करना चाहो तो कर लीजिएगा, और बच्चा फिर उसको रिवर्ट करके काम करता है ना, तब बहुत संतुष्टि मिलती है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको समझ में आता है। ठीक है, चलिए तो लेंस मेकर समीकरण पढ़ते हैं। लेंस मेकर समीकरण का जो डायग्राम मैं अभी फर्स्ट बनाऊंगा बच्चों, वो आपको उतारना नहीं है, वो आपको समझना है। क्या करना है? समझना है, ध्यान में रखिएगा। जो उतारना है, जहां से डेरिवेशन चालू करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, पहले आप डायग्राम को समझिए। तो ये डायग्राम थोड़ा सा मैं बड़ा बना रहा हूं और फिर उसको छोटा कर देंगे। ये वाला जो फर्स्ट डायग्राम है ये बहुत बड़ा बनेगा, इसमें 3 डायग्राम बनाएंगे। ये वाला डायग्राम तो आपको खैर उतारना ही नहीं है। ये हमने लेंस ले लिया, दिखने में आपको मोटा दिखाई देगा, लेकिन हमने लेंस मेकर समीकरण पतले लेंसों के लिए डिफाइन किया है। जो लेंस क्या होते हैं, पतले होते हैं ना, उनके लिए। हालांकि मोटे के लिए भी वैसा का वैसा ही काम करेंगे, लेकिन हमने जो हमारी डेरिवेशन में यूज किया है वो पतला लेंस है। पतले लेंस का मतलब क्या है? पतले लेंस का मतलब ये है कि ये जो मोटाई है इस लेंस की, ये बहुत कम है, ये बहुत कम है, तो इस मोटाई को नगण्य माना गया है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। नगण्य तो मतलब ये और ये बिंदु एक जैसे ही माने गए हैं, एक ही जगह पर माने गए हैं। नगण्य है नहीं, माने गए हैं। जब मैंने जिस हिसाब से डेरिवेशन किया है या आपकी बुक में जिस हिसाब से डेरिवेशन किया है उस तरीके को अपनाऊं तो ठीक है। चलिए, तो यहां पर अगर प्रकाशिक केंद्र होता है ना, तो प्रकाश की किरण ऐसे जाती है। एक जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है वो तो बिना विचलित हुए ही निकल जाती है, यूं। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण, यहां पर आप प्रकाश स्रोत मान लीजिए, बिंदुवत प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे ये दूरी प्रकाश स्रोत की, ये यू होगी। लेंस से ये दूरी क्या है? यू है, ये ध्यान में रखें। फिर एक ही प्रकाश की किरण थोड़ी गुजरनी है, इससे तो बहुत सारी गुजर सकती है। ठीक, चलिए, तो अब ये ध्यान में रखना है, इस तरफ हवा है ना, जब हम काम कर रहे हैं तो इस तरफ हवा मान रहे हैं, जिसका अपवर्तनांक हमने n1 लिया, या फिर आपकी सुविधा के लिए मैं μ1 लिख देता हूं क्योंकि मैंने सारा काम म्यू से किया है। ठीक है, जो एनसीईआरटी की बुक रेफर कर रहे हैं वो n1 लिख सकते हैं। तो हवा या फिर कोई भी विरल माध्यम मान लीजिए, ये विरल माध्यम है कुल मिलाकर के। इस तरफ कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। ठीक, फिर ये लेंस आ गया, ये अपेक्षाकृत सघन माध्यम मान लेते हैं, या μ2। ये एक मेरा दृष्टिकोण है मानने का। ठीक है, जिसका अपवर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक μ2 हो गया और बाहर वाले माध्यम का अपवर्तनांक μ1 हो गया। ये कोई जरूरी नहीं है कि बाहर वाला माध्यम हमेशा विरल हो, ये भी संभव है कि बाहर वाला माध्यम लेंस के अपेक्षाकृत सघन भी हो सकता है, लेकिन अपन तो एक बार के लिए रेस्पेक्ट लेकर के चल रहे हैं कि बाहर वाला माध्यम का अपवर्तनांक μ1 और लेंस का अपवर्तनांक μ2। आप चाहे तो बाहर वाले माध्यम को आप मीडियम लिख सकते हैं और इसको आप लेंस ग्लास का बना हुआ होता है सामान्यतः, तो म्यूजी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ भाई, तो एक प्रकाश की किरण तो ऐसी गई। अब दूसरी प्रकाश की किरण देखो ऐसे जा रही है, थोड़ा ध्यान से समझना आप इस चीज को। ये तो मेरे से स्केल नहीं है तो ये थोड़ा टिल्ट होते हुए ऐसे वक्र बन गया, लेकिन ये सीधी आनी चाहिए ना स्केल से बनाना। तो ये सबसे पहले भिड़ती है किससे? S1 सरफेस से। ये वाली सरफेस कौन सी है? S1। ये पहले वक्र, ये जो सरफेस है, गोलीय सरफेस है, वो S1 सरफेस है। तो इसका गोला इस तरफ है बच्चों, यू। इसका गोला अगर इस तरफ है तो फिर इसकी वक्रता त्रिज्या कहां की ओर होगी, या वक्रता केंद्र कहां की ओर होगा, वो हमने बोला यहाँ पर है। ध्यान में रखना, C1 इस तरफ है, इसका गोला इस तरफ है ना, तो इसका केंद्र इस तरफ है। ठीक, अब इस सरफेस के लिए अगर मैं अभिलंब बनाता हूं, इस सरफेस के लिए मैं अभिलंब बनाता हूं, तो अभिलंब कहां से गुजरना चाहिए? इसके वक्रता केंद्र से। चलो गुजार करके देखते हैं। ये अभिलंब, लो बच्चों मेरे को थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, ये बात समझ गए होगे, क्योंकि स्केल तो था नहीं मेरे पास, मैं आगे से गुजर गया तो अब गुजर गया। ठीक है, तो उधर आ गया कुल मिलाकर के, बात समझ में आई। अब ये ध्यान में रखना, प्रकाश की किरण विरल से कहां की ओर जा रही है? सघन की ओर जा रही है। विरल से सघन की ओर क्या होगा? विरल से सघन, ऐसा ही तो है। विरल से सघन जब जाती है बच्चों प्रकाश की किरण, तो फिर वो मुड़ जाती है। मुड़ जाती है, कहाँ की ओर मुड़ती है? आंसर है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो हमने बोला अभिलंब ये था, तो इसकी ओर जानी ऐसी चाहिए थी, और ऐसे ना जाकर के अभिलंब की ओर मुड़ जाती, तो आंसर है ऐसा, यू। नहीं तो जाती कैसे? ऐसे जाती, लेकिन नीचे की ओर मुड़ गई, तो ये नीचे की ओर मुड़ी। समझ रहे हो? और
दूसरे सरफेस से टकराती है। अब अगर लेट सपोज करो ये दूसरा सरफेस नहीं होता तो फिर ये किरण कहां की ओर जाती? आंसर समझिएगा, यहां पर। यहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता अगर मैं इसको आगे की ओर लेकर के जाता तो। ठीक है, इस लाइन को अगर मैं सीधा आगे की ओर लेकर के जाता तो इधर प्रतिबिंब बनता। कौन से सरफेस के कारण? पहले सरफेस के कारण। ठीक है, अगर दूसरा सरफेस नहीं होता तो S2 सरफेस नहीं होता तो। ठीक, अब क्या हुआ? लेकिन ये तो S2 सरफेस से भी भिड़ी। अब यहां पर देखें तो यहां पर है सघन और यहां पर है क्या? वरल। ठीक है, तो अब ये मैं C1 हटा देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा C1 कहां पर था। ठीक है, डन। हालांकि ये हटाना नहीं चाहिए लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा, और अब ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करे, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने C1 को हटा दिया। तो ये पता चल गया S1 सरफेस के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता? I1 पर बनता, क्योंकि इसका वक्रता केंद्र इस तरफ है तो इस तरफ मुड़ती। ठीक, अब इस S2 सरफेस की बात करते हैं। अब यहाँ पर प्रकाश की किरण सघन से कहाँ की ओर जा रही है? आंसर है वरल की ओर जा रही है। ठीक, क्या होगा? आंसर है अभिलंब से दूर हटेगी प्रकाश की किरण, है ना। अभिलंब से दूर, तो पहले अभिलंब पता हो तो इस बिंदु पर अभिलंब कैसे? तो हमने बोला इसका गोला इस तरफ U, इसका गोला तो ऐसा जाएगा, इसका गोला ऐसा जाएगा, तो फिर इसका सेंटर C2 इस तरफ होगा। इस तरफ होगा तो अगर मैं ऐसा गुजारूं, भगवान करे गुजर जाए, गुजर गया, लगभग गुजर गया। ठीक है, तो इसका अभिलंब ऐसा जा रहा है क्या? यूं। अब क्या हो रहा है? सघन से विरल की ओर, अभिलंब से दूर हटनी चाहिए। अभिलंब की ओर जाती तो ऊपर की ओर उठती, यूं। अभिलंब की ओर जाती तो ऊपर की ओर, अभिलंब से दूर हटेगी तो नीचे की ओर, नीचे की ओर तो ये और विचलित हुई और ये शायद इधर ही गुजर गई यहां से, और फाइनल प्रतिबिंब कहां बना? I पर बना। बात समझ में आई क्या? ठीक, क्यों? क्योंकि यहां पर प्रकाश की किरण सघन से किस में जा रही है? विरल में, तो अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब कहां की ओर था? ऊपर की ओर, तो फिर ये नीचे की ओर जाएगी। ठीक है, तो ये नीचे की ओर गई और फाइनल प्रतिबिंब कहां बनता है? I पर बनता है। अब समझिए थ्योरी में क्या करना है, थ्योरी समझ लीजिएगा। ये O बिंदु जहां पर प्रकाशिक स्रोत रखा हुआ है, बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, ये कुछ भी मान लेंगे। इन वाले बिंदु को मैं P1 और P2 लिखूंगा। ठीक, तो हम बोलते हैं कि माना किसी पतले लेंस से U दूरी पर O बिंदु पर एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत रखा हुआ है या एक बिंदुवत बिंब है। इस बिंदुवत बिंब से निकलने वाली प्रकाशिक किरण लेंस के S1 सरफेस से या लेंस के S1 पृष्ठ से अपवर्तित होती है, एवं यदि S2 सरफेस को हटा दिया जाए या S2 सरफेस को न माना जाए तो S1 सरफेस द्वारा I1 बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, कब? जब हम इस S2 सरफेस को हटा देते हैं। ठीक है, तो ये कितनी दूरी पर? आंसर मान लेते हैं V1 दूरी पर। कितनी दूरी पर? V1 दूरी पर। इस S1 सरफेस के द्वारा या S1 पृष्ठ के द्वारा बना प्रतिबिंब, ये आभासी प्रतिबिंब है, तो बना आभासी प्रतिबिंब I1 S2 सरफेस के लिए बिंब की भांति कार्य करता है। मतलब ये जो प्रतिबिंब है ना, ये इस सरफेस के लिए किसकी तरह काम कर रहा है? वस्तु की तरह काम कर रहा है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट हमेशा चलेगा कि एक के द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे के कारण वो बिंब के रूप में देखा जाएगा। तो हमने बोला कि इसके द्वारा S1 के द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब जो है वह S2 सरफेस के लिए बिंब की भांति कार्य करता है एवं अंततः S2 सरफेस से अंतिम प्रतिबिंब I बिंदु पर प्राप्त होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो इतनी थ्योरी आपको लिख करके आनी ही पड़ेगी। डन हो गया ये काम। चलिए अब मैं इस डायग्राम को मिटाऊंगा और इसका सिंपल यही लाइनें ही दर्शाऊंगा, सिर्फ इतना ही। नहीं तो मैं क्या करता, ऐसी लाइन भी दर्शाता एक C1 वाली,
ठीक है। और वो कॉम्प्लिकेट होता है, आपको ऐसे ये 3-4 लाइनें दिखाई देती है, आपको अजीब सा लगता है कि सर ये क्या डायग्राम बना रखा है। चलिए अब इसको सिंप्लिसिटी में जाते हैं और काम करते हैं। आपको पता चल गया होगा, है ना। थ्योरी लिख ली ना बच्चों। थ्योरी की 4 लाइनें ही मोर देन इनफ हैं। अब देखिए, ये तो लेंस हो गया, एल लेंस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर वो प्रकाशिक स्रोत हो जाएगा, ये पॉइंट P1, ये पॉइंट P2, मोटाई को नगण्य मानेंगे। प्रकाश की किरण गई, फिर वो थोड़ी सी बैंड होती है, बैंड होने के कारण अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए था, I1 पर बनना चाहिए था, लेकिन ये और बैंड होगी और अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनाएगी, I बिंदु पर बनाएगी। ठीक, ये ध्यान में रखें। प्रकाशिक स्रोत U दूरी पर होगा, I1 प्रतिबिंब S1 सरफेस से बना हुआ है, इसलिए मैं इसे V1 दूरी पर लिख रहा हूँ, और ये जो I है वो फाइनल प्रतिबिंब की दूरी है, इसलिए V दूरी पर। ठीक, फिर क्या लिखेंगे, इस वाले माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है, इस वाले माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है। इतना हमें काम करना है। ये पहला डायग्राम, और इसके ऊपर वो थ्योरी आ जाएगी, इसके नीचे वो थ्योरी आ जाएगी। फिर आपको और क्या करना है, आपको ये बता देना है कि ये सरफेस S1 है और ये सरफेस S2 है। डन हो गया। चलिए अब काम कैसे करेंगे वो समझिए। तो हमने बोलना है सबसे पहले S1 सरफेस के कारण अपवर्तन हुआ था, है ना। और S1 सरफेस में क्या हो रहा है, तो हम बोल रहे हैं प्रकाश की किरण जो है वो विरल से किस में जाती हुई दिखाई दे रही है, हमें सघन माध्यम में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो हमें वो फॉर्मूला याद रखना है गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन का, जिसमें प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही थी। ठीक है, चलिए तो हमने काम करना चालू किया। वो थ्योरी लिख लोगे ना बच्चों। अब मैं आगे लिख रहा हूँ, उस थ्योरी के आगे लिख रहा हूँ S1 पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। तो हम बोलते हैं यदि पृष्ठ S2 को हटा दिया जाए तो S1 पृष्ठ के द्वारा I1 बिंदु पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे अपन, है ना। और ये थोड़ा सा ध्यान में रखें कि S1 सरफेस का वक्रता त्रिज्या R1 है और S2 सरफेस की वक्रता त्रिज्या जो इस तरफ हम कैलकुलेट करेंगे वो R2 होगी, है ना। तो हमने क्या करना है, प्रकाश की किरण विरल से सघन में, तो जब विरल से सघन में जा रही थी तो क्या था, तो हमने लिखा था μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। याद आ रहा है क्या, ऐसा ही था। तो μ2 की जगह ही था, ये सघन माध्यम में ही था, ये विरल माध्यम का μ1 ही था। तो हमने बोला μ2/v, तो v की जगह कितनी दूरी है, v1 है। तो हम यहाँ पर जब लिखेंगे तो समीकरण डायरेक्ट उतारोगे बच्चों, ये क्या होगा, μ2 डिवाइडेड बाय v1। ठीक है, μ1/u, वस्तु अभी भी u दूरी पर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखा माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू क्या, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। इस पहली सरफेस के लिए वक्रता त्रिज्या कितनी है, r1 है।
ठीक है, तो इस तरीके से काम किया जाएगा। ये इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी समीकरण नंबर 1। ये इक्वेशन कैसे लिखोगे, तो पहले रफ में काम कर लीजिएगा या फिर कॉपी के ऊपर लिख लीजिएगा, बोर्ड में भी आप साइड में, कि वरल से सघन के लिए ये इक्वेशन यूज करनी थी। ठीक है, और फिर आपको पुट ही करना था वैल्यू को, और कुछ नहीं करना था। तो ये तो रफ काम ऊपर कर लिया अपन ने और फिर डायरेक्ट उतार दिया, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत भी नहीं आएगी वो इक्वेशन लिखने में, क्योंकि बच्चे दिक्कत कहाँ करते हैं, इन्हीं इक्वेशन में करते हैं। ठीक है, और इस इक्वेशन को बनाने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ता है। वो डायग्राम क्या था वो और ध्यान में रखें। हमने बोला ये डायग्राम कुछ ऐसा है, ये S1 सरफेस ऐसा था क्या बच्चों, S1 सरफेस। ठीक है, और ये लाइन ऐसे जा रही थी, है ना, और प्रकाशीय केंद्र कहाँ पर है, सॉरी प्रकाशीय केंद्र नहीं, बिंदु O यहाँ पर है, वस्तु यहाँ पर है। प्रकाशीय किरण इससे एक ऐसे गई थी, एक ऐसे गई थी, फिर इसका C1 इस तरफ था, और हमने ये बताया कि ये R1 है भाई, P1 बिंदु से या P1 से C1 की दूरी जो है वो R1 है, और ये अभिलंब होगा। ठीक, तो ये देखो आपतित किरण और ये अभिलंब, तो ये वाला आपतन कोण होगा क्या ये। ठीक, क्या होगा, वरल से सघन में जा रही है, μ1 से μ2 में जा रही है, क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो ये जा ऐसे रही थी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी तो ऐसा जाएगी। तो इस बार ये स्ट्रेट अवे लाइन बनाओगे आप, क्यों, क्योंकि S2 सरफेस तो आपने बनाया ही नहीं है, तो आप सीधी लाइन बनाओगे और कहाँ तक, I1 तक, और डायग्राम में बताओगे कि ये जो दूरी है ये V1 है और ये जो दूरी है ये U है। ठीक है, थोड़ा हौच पौच हो गया होगा डायग्राम, लेकिन ध्यान में रखिएगा प्रकाश की किरण की दिशा कहाँ कहाँ दर्शा रखी है। देखो इस डायग्राम में मैंने 3 जगह दर्शा रखी है, 1, 2 और 3, मेन जो है, आभासी में नहीं दर्शाई, लेकिन इस वाले के अंदर इस I1 वाली में डायरेक्शन दर्शाई है। क्यों दर्शाई है, क्योंकि S2 सरफेस तो माना ही नहीं है ना, S2 सरफेस तो हटा दिया है हमने अभी। ठीक, और ये ध्यान में रखना कि इसमें और इसमें आप दर्शाओगे। अब ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण, इसके मध्य का ये कोण कौन सा होगा बच्चों, R होगा, नहीं होगा, मेरे हिसाब से आपको ही पता चलेगा। ठीक, तो ये डायग्राम बना करके आओगे आप। डन हुआ ये। चलिए अब कौन से के लिए, S2 सरफेस के कारण अपवर्तन। अब अगर आप S2 देखोगे तो मोस्टली बच्चे, अब ये ध्यान में रखो, जो मैं बोलता हूँ बच्चों को ध्यान में रखना, यहाँ पर S2 सरफेस में बच्चे गलतियाँ करके आते हैं। S1 तक उनकी रामायण बहुत बढ़िया चलती है, S2 सरफेस में उनसे डायग्राम नहीं बनता है। तो चीज़ों को अगर आप समझोगे तो डायग्राम बहुत अच्छा बनेगा बच्चों, है ना। तो S2 सरफेस वाला तो आपको बहुत ऐसा मतलब पानी की तरह याद होगा। चलिए, तो हमने लिखा आप किसके द्वारा, S2 पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन, या S2 पृष्ठ पर अपवर्तन। अब ये क्या था बच्चों, तो अब आप अगर गौर करोगे S2 पृष्ठ ये वाला है, ये मैं डायग्राम बना देता हूं इसका। ये S2 पृष्ठ था और ये वाली लाइन ऐसी की ऐसी लेके गया। S2 पृष्ठ पर प्रकाश की किरण आ कहां से रही है, ऐसे आ रही है क्या, S1 से आ रही है। ठीक, तो हमने बोला इस पर प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ये स्ट्रेट सीधी लाइन ऐसी, थोड़ी सी टेढ़ी लेकर के आना। डन हो गया। चलिए, ये आ ऐसे रही है, आपतित किरण यही हुई, और इस आपतित किरण को अगर मैं आगे की ओर लेकर के जाऊं तो ये I1 पर जानी चाहिए थी, है ना। इसको आगे की ओर लेकर जाते तो I1 पर जाती है। डन हो गया, आपतित किरण पता चल गई, डन हुआ। चलिए, फिर ये S2 अगर सरफेस था तो ये गोला इस तरफ मुड़ता यूं, तो इसका वक्रता केंद्र इस तरफ होता है C2। ठीक, आपको क्या करना है, वक्रता केंद्र और इसको मिलाना। ये अभिलंब की भांति क्या करेगा, काम करेगा। अब आप गौर करो, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का ये वाला कोण क्या होगा बच्चों, I होगा। तो कुल मिलाकर के ये वाला कोण भी I है, कोई दिक्कत नहीं, ये I। ठीक है, तो यह मैं इधर लिख सकता हूं I, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होगा, आगे अगर हम देखते हैं तो हम बोलते हैं कि ये क्या होती है, दूर हटती है, किससे, अभिलंब से। अभिलंब ऐसा जा रहा है, सॉरी अभिलंब ऐसा जा रहा है और आपतित किरण ऐसी है। ठीक, तो हम बोलते हैं अभिलंब से दूर हटानी है बच्चों। तो ये अभिलंब के पास में लेकर जाते तो किरण को ऊपर उठाते। ठीक, लेकिन हम तो दूर हटानी तो नीचे उठाएंगे, नीचे उठाएंगे तो ये थोड़ी सी और ऐसी गुजरेगी। ठीक, तो ये यहाँ पर I था हमारा।
है ना। तो ये वाली दूरी P2 से I तक की दूरी क्या है, V है, और ये वाली दूरी क्या है, I1 वाली दूरी V1 है। ये ध्यान में रखना। ये C2 और P2 की दूरी क्या है, R2 है। और ये थोड़ा ध्यान में रखिए, P1 और P2 के बीच की दूरी को नगण्य माना गया है। ये जो मोटाई है ना P1 और P2 के मध्य के T, इसे क्या माना गया है, नगण्य माना गया है। ध्यान में रखना। तो आप बोलोगे सर V1 तो आप कहाँ से नाप रहे थे, P1 से नाप रहे थे, है ना। और फिर आपने P2 से भी V1 लिखा है, तो हमने क्या बोला, P1 और P2 के बीच की दूरी क्या है, नगण्य। क्यों, क्योंकि पतले लेंस है। ठीक है, तो ये हमने एक लॉजिक दे दिया डेरिवेशन को सरल करने के लिए, है ना। ओके, तो ये समझ में आ गया डायग्राम। अब हम क्या बोलेंगे, ये ध्यान में रखिएगा कि S2 सरफेस या फर्तन में हम लिखेंगे कि S1 पृष्ठ से प्राप्त आभासी प्रतिबिंब I1 S1 पृष्ठ हेतु बिंब की भांति कार्य करता है एवं अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर, I बिंदु पर प्राप्त होता है। डन हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए, और एक चीज, अगर ये I बताए तो R भी तो बताओगे। अभिलंब और अपवर्तित किरण, ये अभिलंब था, ये अपवर्तित किरण थी, इसके बीच का ये जो कोण है ये R था। तो ये हमने बताया। इस तरफ वाला माध्यम μ2, अरे इसके इस तरफ μ2, और इसके इस तरफ वापस से क्या है, μ1 है। ठीक है, चलिए। तो अब प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ की ओर जा रही है, आंसर है सघन से विरल में। तो अब ये देखो, रफ काम वाला काम है। मैं आपको पहले रफ काम बता देता हूँ। आपने क्या लिखना है, पहले तो विरल से सघन वाला लिखना था। क्या भाई, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। एक तो ये था विरल से सघन के लिए। सघन से विरल में मैंने आपको क्या बताया था, μ2 की जगह μ1 करो तो ये μ1/v हो जाएगा, और μ1 की जगह μ2 करो डिवाइडेड बाय u। ये दोनों इक्वेशन लिख लेना बच्चों, रफ काम में इन दोनों इक्वेशन को लिख लेना, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है हमें, है ना। तो अब ये सघन से विरल के लिए था μ1/v, तो हमने लिखा μ1/v। इसके लिए अंतिम प्रतिबिंब v पर ही है, तो हमने बोला v आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माइनस μ2/u, लेकिन इसके लिए u कौन है, v1 है। क्यों, क्योंकि यही प्रतिबिंब I1 बिंब की भांति कार्य कर रहा है। वस्तु तो यही कार्य हो रही है यहाँ पर, तो हमने बोला u की जगह क्या आएगा बच्चों, v1 आएगा। मेरी बात को समझ रहे हो क्या, हमने यहाँ पे पहले लिख लिया। S1 पृष्ठ से प्राप्त आभासी प्रतिबिंब I1 किसकी भांति कार्य कर रहा है, बिंब की भांति कार्य कर रहा है। तो बिंब दूरी u होती है, और यहाँ पे u की जगह कितना लिखा जाएगा, v1 लिखा जाएगा। तो हमने लिख दिया v1 इज इक्वल्स टू क्या, μ1 माइनस μ2। ये देखो सघन से विरल वाला, μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय r। कौन सा r, आंसर है R2। डन हुआ। इस तरीके से ये इक्वेशन भी बन गई, पता चला। तो आपके पास में दो इक्वेशन है, समीकरण नंबर 1 हो रहा, 2 ये रहा। ठीक, अब इन दोनों समीकरण से हम आसानी से लेंस मेकर समीकरण बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे वो समझिए। ये हो गया इतना, डन है। ये डायग्राम ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर इस वाले में देखो, इसमें और इसमें ही दर्शाया है हमने डायरेक्शन, समझ रहे हो। आई और आर कहाँ बनाए हैं, μ2 μ1 कहाँ बनाया है, R2v v1, ये चीज़ें दर्शाने लायक होती हैं। ठीक है, तो आप चीज़ को अच्छे से समझोगे, धीरे से समझोगे, डायग्राम भी अच्छा बनेगा, काम भी अच्छा होगा, है ना। चलो, अब हमें क्या करना है, हमें लेंस मेकर इक्वेशन निकालनी है। तो समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, सिंपली मैथमेटिक्स। ठीक है, तो हमने क्या करना है, समीकरण 1 व 2 को
जोड़ने पर, ठीक है, क्या होगा? तो समीकरण 1 ये रहा बच्चों, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन v1। ओके सॉरी μ2 अपॉन v1 और μ1 अपॉन u, ठीक है, प्लस समीकरण नंबर 2 का इस तरफ वाला भाग देखो, μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v1, ठीक है, इक्वल्स टू, उस तरफ चलो, μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय r2। डन हो गया क्या? अब गौर करो, μ2 अपॉन v1 प्लस का है, μ2 अपॉन v1 माइनस का है, मेरे हिसाब से तो ये कैंसिल होगा, अरे होगा, जो बच गया उसे लिख देते हैं। क्या भाई? μ1 अपॉन v प्लस का था, पहले लिख देता हूँ, तो मैंने लिखा μ1 अपॉन v, ये माइनस का था, μ1 अपॉन u बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इक्वल्स टू, आगे चले। क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमने लिखा μ2 माइनस μ1 अपॉन r1, ठीक, और इधर देखो μ1 माइनस μ2, इसका जस्ट उल्टा है ना, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो मैं अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, प्लस की जगह यहाँ पर अगर माइनस कर दूँ, तो अंदर फिर मैं क्रम चेंज कर सकता हूँ, क्रम चेंज करेंगे तो क्या होगा, μ2 माइनस μ1 और डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, r2, ठीक है, ये r2 है भाई, है ना, ये 2 है, ये भी 2 था, ठीक, पता चला। तो ये म्यू है, ये थोड़ा ध्यान में रखना, ये यू जैसा दिखाई दे रहा होगा लेकिन ये म्यू है बच्चों, ध्यान में रखना। तो μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r1 माइनस μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r2। अब हम क्या देखेंगे, μ1 तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे क्योंकि ऊपर μ1 आ रहा है, इधर से μ2 माइनस μ1 को भी क्या लिया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है। उससे पहले आपको क्या करना है, इसको अच्छे से उतारना है, ऐसा ही उतार लो बच्चों, एग्जाम में इसी तरीके से आपको क्या करना है, काम करके आना है। जल्दी से उतारे बच्चों, थोड़ा जल्दी से उतारे इसे। चलो, वीडियो में कुछ कट तो नहीं रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा था कि S1 पृष्ठ वाला लास्ट वाला भाग थोड़ा कट गया होगा, लेकिन कटा नहीं, ये खुशी की बात है। ओके, ये डन हुआ। देखो, रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं बच्चों, किरण प्रकाशिकी, और किरण प्रकाशिकी में किरण की दिशा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ये रे डायग्राम बना करके आएंगे, इसे किरण आरेख बोलते हैं बच्चों, रे डायग्राम, है ना। और बहुत सारे बच्चे ये रे डायग्राम बना करके भी आएंगे, लेकिन गलती क्या करेंगे, ये वाली गलती वो करने वाले हैं। ये जो दिशा दर्शाई है ना, ये दिशा नहीं दर्शाएंगे बच्चे, और अगर आप दिशा नहीं दर्शाओगे ना बच्चों, तो फिर इस रे ऑप्टिक्स के इस रे डायग्राम का कोई मतलब नहीं है, फालतू है, अगला नंबर भी नहीं देगा इसके अंदर, ये बात ध्यान में रखना। आधे नंबर का एक डायग्राम होता है, इसमें 3 डायग्राम है तो 1.5 नंबर के तो डायग्राम ही हो गए, ठीक है। और आपको अलग अलग डायग्राम का वो देगा एग्जाम में कि डायग्राम का 1 नंबर, थ्योरी का 1 नंबर, डेरिवेशन का 1 नंबर, 3 नंबर में वो स्प्लिट हो गया, ठीक है। इस तरीके से स्प्लिट होगा, तो 1 नंबर तो तुम ऐसे ही खा जाओगे अगर डायग्राम नहीं बना, सॉरी डायग्राम क्या, तीर के निशान नहीं बनाए, और तीर के निशान सही जगह पर और सही दिशा में लगाने, पता चले ऊक चूक ही लगा दो, ऐसा मत करना, ठीक है। तो प्लीज इसे अच्छे से काम करें, है ना। ओके, ये डन है। चले आगे चलते हैं। तो मैं उस वाले डायग्राम को मिटा दूं क्या? चलो मैं उसको मिटा रहा हूं।
तो ये ध्यान में रखना, μ1 किसका, माध्यम का अपवर्तनांक है, μ2 किसका, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। हाँ भाई, तो μ1 कॉमन ले रहे हैं यहां से, μ1 को अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये बनेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू में चलेंगे। अगर आप आगे देखेंगे तो आपको μ2 माइनस μ1 कॉमन नजर आएगा, तो हमने लिखना है μ2 माइनस μ1, ये कॉमन, और ये ब्रैकेट खा जाते हैं बच्चे, मोस्टली खाएंगे, मत खा जाना रे भाई, खाना खाओ ब्रैकेट मत खाओ। फिर अब ब्रैकेट के अंदर दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे, ये तो हो गया एक ब्रैकेट का काम। दूसरे ब्रैकेट में देखो, यहाँ पे तो 1/r1 बच रहा है और यहाँ पे 1/r2 बच रहा है, तो एक और ब्रैकेट बनाया और ये हुआ 1/r1 माइनस 1/r2। लेंस मेकर समीकरण आ चुका है अगर आप देखेंगे तो। चलिए, ये भाग लग सकता है, तो क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय μ1। अभी देखो ये μ1 का भाग इन्हीं के साथ में गया है, ठीक है, और 1/r1 माइनस 1/r2, इस तरीके से काम किया जाएगा। अब ये μ1 जो है देखा जाए तो इसके साथ में भी भाग में है और इसके साथ में भी भाग में, ये ध्यान में रखना, ठीक। तो मैं इसे ऐसे ही लिख देता हूं, इसे मैं कैसे लिखा, μ2 डिवाइडेड बाय μ1 माइनस μ1/μ1, ठीक है। अलग अलग एक स्टेप कम हो गई हमारी, हो गया काम। अब यहाँ पर μ2/μ1 को क्या लिख सकते हैं, आप सभी को पता है, क्या लिखेंगे, तो मैं इसे लिख सकता हूँ दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष, ऐसा ही लिखा जाएगा। और ये तो कट गया, तो μ2 1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल्स टू क्या, 1/v माइनस 1/u, ठीक। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, हालांकि हमें ये पता है ये लेंस समीकरण है, पता है, सभी को पता होता है ना, ये लेंस समीकरण है भाई। लेंस समीकरण और दर्पण समीकरण में एक छोटा सा अंतर था, क्या भाई, दर्पण समीकरण में यहाँ पे प्लस आ जाता है, बस, और कोई अंतर नहीं था, है ना। हाँ भाई, अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, तो इसे मैंने बोल दिया समीकरण नंबर 3 है ये। क्या कंडीशन लगाएंगे, सोचिए बच्चों, अगर वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, किसी भी लेंस में, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, अगर वस्तु अनंत पर बहुत दूर स्थित होती है, u का मान अगर अनंत हो, ठीक, तो फिर प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों, कहाँ पर, सोचिए, कहाँ, फोकस पर, फोकस पर ही बनता है, क्लियर है ये बात। तो हमने वही काम करना है, हमने बोला यदि, समझना, यदि ये प्रैक्टिकल से मिला, वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमने बोला कि जब u बराबर क्या था, अनंत था, तो v बराबर क्या था, f, फोकस दूरी, यही तो होगा भाई, है ना। अगर u अनंत हो तो फिर v कहाँ जाएगा, प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, फोकस पर जाएगा। तो इसकी जगह लिखूंगा 1/f माइनस 1/अनंत, हालांकि मेरे को माइनस अनंत लिखना चाहिए, क्यों, क्योंकि वस्तु इस तरफ होगी तो दूरी माइनस की दिखी जाएगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं। और ये ऐसा का ऐसा, इसमें तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, μ21 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ये तो 0 हो गया, तो 1/f इज इक्वल्स टू μ21 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। देवताओं लेंस मेकर समीकरण, ये क्या है,
लेंस मेकर समीकरण है, यही लेंस मेकर समीकरण है। ये एग्जाम में इतना टिकाना है, इतना करके ही आना। अब अगर हमने इसमें इम्पैक्ट डालना है, इतना तो सब करके आएंगे भाई, कौन नहीं करके आएगा, इतना सब करके आएंगे। ठीक है, हमें क्या इम्पैक्ट डालना है, अब हम उसे बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं वो समझिए। ये आगे आप बता करके आओगे, ये इम्पैक्ट डालेगा बच्चों। नंबर आने उतने ही, 3 ही आएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं दे सकता वो, लेकिन ये इम्पैक्ट डाल देगा। आगे वाले प्रश्नों में वो लिबरल हो जाएगा आपके लिए, उसको लगेगा कि हाँ बच्चे को आता है, तो फिर यूं टिक चलेगा। ठीक है, जहां एफ क्या है, लेंस की या दिए गए लेंस की फोकस दूरी, ये ध्यान में रखिएगा, फोकस दूरी। फिर μ2 को हम क्या लिखेंगे, लेंस का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, माध्यम के सापेक्ष। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, माध्यम के सापेक्ष। ठीक, फिर आप लिखेंगे μ2 क्या है, तो हमने लिखा लेंस का या लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक था, और कौन सा अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। हाँ, आपका 1 मिनट ज्यादा लगेगा इसमें, लेकिन अब आप इम्पैक्ट डालने वाले हो। और ये माध्यम का अपवर्तनांक है, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। और इम्पैक्ट डालने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। R1 S1 पृष्ठ या प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, और R2 क्या लिखोगे आप, S2 पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इतना काम करके आओगे, कोई नंबर वैसे भी नहीं काटेगा, यहां तक भी नहीं काट रहा था, लेकिन अब आपने उसके ऊपर अपना इंप्रेशन, अपनी छाप छोड़ दी है कि भैया मैं जो हूं वो लेवल अप वाला स्टूडेंट हूं, है ना, तो कॉपी थोड़ी तरीके से ही चेक करना। ओके, ऑलराइट, तो ये समझ में आया होगा आपको अच्छे से। थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स है, वहां थोड़ी मैथमेटिक्स संभाल लीजिएगा बच्चों, अगर मैथमेटिक्स वहां संभाल ली तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, ये काम कर लिया, ये लेंस मेकर समीकरण हो चुका है। हाँ, कई बार एग्जाम में ये और पूछा जाता है कि लेंस मेकर समीकरण की सहायता से लेंस समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। किसकी सहायता से, लेंस मेकर समीकरण की सहायता से लेंस समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। तो बच्चों ये भी बहुत सिंपल था। कैसे सिंपल था वो देखो, वहां पर समीकरण नंबर 3 तक काम किया है, इसे समीकरण नंबर 4 कर दो। 3 और 4 हो गया। हम बोलेंगे समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर, आगे बता रहा हूं, जब ये पूछे कि लेंस समीकरण की सहायता से, लेंस मेकर समीकरण की सहायता से लेंस समीकरण को व्युत्पन्न करो, तभी करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे उसे कि समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर हमें क्या पता चला, ये देखो इस तरफ राइट हैंड साइड देखो, RHS दोनों का RHS समान है क्या है, तो इसका मतलब अगर RHS दोनों का समान है तो फिर दोनों का LHS भी समान होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी समान होगा। इसका लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसका लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो ये 1/f इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1/v माइनस 1/u होना चाहिए। ठीक, तो हमने क्या करना है, सिर्फ एक ही लाइन लिखनी थी, क्या, समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर सिर्फ एक ही लाइन चिपकानी है ना। तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। और यही क्या है, लेंस समीकरण। ये क्या है, लेंस समीकरण, लेंस इक्वेशन। ठीक है, हो गया, इतना ही तो था। जहां f फोकस दूरी, v क्या, प्रतिबिंब दूरी,
यू क्या, बिंब दूरी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे ये चीज। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, है ना। और अगर ये समझ में आया तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल में अनसब्सक्राइब बच्चे 30% हो गए बच्चों। 70% सब्सक्राइब देख रहे हैं और 30% बच्चे अनसब्सक्राइब हैं, जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। क्या चीज़ रोक रही है बच्चों आपको, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, मैं हेल्प करने की भी आपकी कोशिश करता हूँ और जो भी आप बोलते हो लगभग मैं उतना करने का पूरा प्रयास करता हूँ। और चलिए, और तो खैर सब आपके दिमाग की माया है, आप जैसा समझे। तो ये उम्मीद करता हूँ ये लेंस मेकर समीकरण एक अच्छा पॉइंट जो है जो हमने डिस्कस किया। और ध्यान में रख लो आरबीएससी वालों बच्चों, बोर्ड के लिए अब सबसे बढ़िया सवाल जो है वो आज करवा दिया मैंने। हालांकि इसका नेक्स्ट पार्ट और आने वाला है, उस नेक्स्ट पार्ट में हम न्यूमेरिकल करेंगे इस पैटर्न पे। और ये फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला जो है हमें और क्या क्या चीज़ें बताता है, जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, 1/f = μ2 1 - 1 1/r1 - 1/r2। r1 और r2 क्या है, वक्रता त्रिज्याएं हैं, s1 और s2 सरफेस की। μ2 क्या है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है माध्यम के सापेक्ष। f क्या है, दिए गए लेंस की फोकस दूरी है। ठीक है, चलिए तो ये अच्छे से दिमाग में रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक नहीं करते तो वीडियो को प्लीज लाइक करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। हैव अ गुड डे, टेक केयर।